हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का शेयर जब 300 रुपये का था तब मैंने, आपने और हमारे जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स ने यस बैंक का शेयर खरीदा था। तब हमें लगा था कि यस बैंक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक ऑफ इट्स टाइम। बट आज वही शेयर गिर के वापस 80 रुपये पे आ गया है और मैं, आप और हमारे जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं कि हमें इस शेयर का क्या करना चाहिए। हमें ये शेयर और खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए या इसको होल्ड करके रखना चाहिए। दोस्तों, हम समझ नहीं पाते कि क्या न्यूज़ चल रही है और उस न्यूज़ का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने का ट्राई करेंगे वो 3 न्यूज़ के बारे में जो अभी यस बैंक को इम्पैक्ट कर रही हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको बताएंगे कि उन न्यूज़ का यस बैंक के शेयर प्राइस पे क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसके अलावा हम यस बैंक को कंपेयर करेंगे बाकी कुछ बैंक्स के साथ और बाकी कुछ ऐसी कंपनीज के साथ जिन्होंने एक्चुअल में टर्न अराउंड किया या कंपनीज फेल हो गई। चलिए अब बात करते हैं वो पहली न्यूज़ की जिसने रिसेंट डेज में यस बैंक को इम्पैक्ट किया और आने वाले दिनों में यस बैंक को और इम्पैक्ट कर सकती है। और वो न्यूज़ निकल के आती है ओशियन डाइटी से। ओशियन डाइटी एक फॉरेन कंपनी है जिसने HDIL, जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसके साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया। और ओशियन डाइटी ने कंप्लेन किया RBI को कि वो जॉइंट वेंचर ने यस बैंक से 140 करोड़ रुपए का लोन लिया और वो अमाउंट HDIL की डिफरेंट कंपनीज में डाल दी, उनको बिना बताए। अगर आपको मैं एक न्यूज़ एक सिंपल टर्म्स में बताने की ट्राई करूं, मानो मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर कंपनी बनाया और उस कंपनी में मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, और उस कंपनी में मेरे दोस्त ने एक किसी बैंक से 140 करोड़ रुपए का लोन लिया मुझे बिना बताए, और वो पैसे को उसने अपनी कंपनीज में डिवाइड कर लिया। तो दोस्तों, उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं RBI में जाके कंप्लेन करूंगा कि उस कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया मुझे बिना बताए और उस पैसे को अपनी पर्सनल कंपनीज में डिवाइड कर लिया। ऐसा ही कुछ हुआ है इस न्यूज़ में, जहां पे ओशियन डाइटी ने कंप्लेन किया कि HDIL ने यस बैंक के साथ मिलके वो वाला पैसा अपनी पर्सनल कंपनीज में डाल दिया। यस बैंक, जिसकी न्यूज़ पहले ही नेगेटिव आई थी कि उनकी जो एसेट क्वालिटी है और वो जहाँ पे लोन देते हैं वो कंपनीज अच्छी नहीं होती, तो ये न्यूज़ थोड़ा और नेगेटिव सेंटीमेंट इन्वेस्टर्स के बीच में लेके आती है कि यहाँ पे कुछ इशू रहता है जहाँ पे भी यस बैंक पैसा देती है किसी कंपनीज को। यस बैंक, जिसको लेके RBI पहले ही काफ़ी स्केप्टिकल है, अगर ये वाला एलिगेशन सही निकलता है तो यस बैंक के एसेट क्वालिटी पे और क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं आने वाले दिनों में। सेकेंड न्यूज़, जो अभी मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग यस बैंक आने वाले दिनों में फ्रेश कैपिटल उठा सकता है। अगर यस बैंक फ्रेश कैपिटल लेगा तो यस बैंक को अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा और यस बैंक का लोन ग्रोथ हो सकती है, और जो यस बैंक में इंटरनली जो कैपिटल क्रंच चल रहा है और लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है उसमें थोड़ा सोल्यूशन निकल के आएगा। थर्ड न्यूज़ जो यस बैंक को इम्पैक्ट कर रही है और आने वाले टाइम में कर सकती है वो है क्रेडिट रेटिंग की न्यूज़। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। अगर मैं किसी को लोन देता हूं, अगर मैं किसी को 100 रुपीज़ का लोन देता हूं तो उसको क्रेडिट एजेंसीज रेट करती हैं, और अगर वो रेटिंग AAA होती है तो वो मेरा जो डेट है वो सेफेस्ट डेट है, उसके वापस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो यस बैंक, जो अभी तक सेफेस्ट माना जाता था, जिसकी रेटिंग अभी तक AAA थी, वो हाल ही के दिनों में लास्ट 6 मंथ से लेकर लास्ट 1 ईयर में काफ़ी डाउनग्रेड की गई है बाय डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज। और 6 अगस्त को एक न्यूज़ आती है जिसमें मूडीज बताता है कि आने वाले टाइम में वो भी यस बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकता है। और अगर सही में यस बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो यस बैंक के शेयर में काफ़ी प्रेशर आ सकता है और यस बैंक को एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करने में भी इशू होगा। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की कि फंडामेंटली हमारा बैंक कितना स्ट्रांग है। तो जब भी हम फंडामेंटली बात करते हैं किसी बैंक के बारे में तो हम मेनली उसको 2 पैरामीटर्स में देखते हैं। तो वो 2 पैरामीटर्स हमारे होते हैं, पहला NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और सेकंड होता है हमारा NIM, नेट इनकम मार्जिन। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इनका क्या मतलब होता है और ये ज़्यादा या कम होना क्या बेटर होता है हमारे बैंक के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं पहले पैरामीटर पे, जो था हमारा NIM। इससे पता चलता है कि बैंक अर्न कैसे करता है। तो दोस्तों, मैं और आप, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम जाके बैंक में डाल देते हैं, तो हमारा पैसा, वही पैसा बैंक आगे किसी और को लैंड करता है। मान लो कि बैंक हमें 5% का इंटरेस्ट देता है और जिसको पैसा बैंक लैंड करता है उससे बैंक 7% का इंटरेस्ट लेता है। तो ये जो गैप होता है 2% का, ये बैंक का इनकम होता है, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। तो NIM जितना अच्छा होगा उतना बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, उतना बैंक का अर्निंग अच्छा होगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि NIM कैसे इंपॉर्टेंट होता है और जितना ज़्यादा हो उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि येस बैंक का जो NIM है वो है 2.57। अगर मैं उसको दूसरे बैंक से कंपेयर करूं जैसे कि HDFC के साथ, तो HDFC का NIM निकल के आता है 3.87, जो कि बहुत अच्छा है बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा एक्सिस बैंक का NIM है 2.71, SBI का है 2.40। अगर मैं बात करूं दो छोटे बैंक्स की जो इस टाइम पे काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं जैसे कि DCB और सिटी यूनियन बैंक, तो इन दोनों का NIM है 3.21 और 3.56। तो अगर हम येस बैंक को बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में देखें तो येस बैंक इतना बुरा नहीं कर रहा है। तो येस बैंक का NIM ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की जो है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, मान लो मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये का लोन दिया और उस 100 रुपये में से मेरे दोस्त ने 90 रुपीज़ वापस किए, बट 10 रुपये उसने बोला कि वो कभी वापस नहीं कर पाएगा। तो वो 10 रुपये मेरे लिए क्या हुआ? NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो मेरा कभी वापस नहीं आएगा। जैसे बैंक्स लोन देते हैं तो उस लोन में से कुछ अमाउंट कई बार बैंक्स का वापस नहीं आता, जिसे बैंक्स भी NPA बोलते हैं। और जितना NPA ज़्यादा होता है उतना बैंक्स को लॉस बुक करना पड़ता है, और जितना NPA कम होता है उतना बैंक्स के लिए अच्छा होता है। अगर हम NPA की टर्म्स में येस बैंक को दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि येस बैंक का NPA 2.91 है, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक का NPA 0.73, HDFC का 0.43। अगर इन दोनों बैंक्स के कंपैरिजन में देखें तो येस बैंक का NPA बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम उसको दूसरे प्राइवेट बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक और ICICI बैंक से कंपेयर करें तो उनके साथ थोड़ा कंपेरेबल है, ऑल्दो थोड़ा ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर मैं येस बैंक के NPA को उनके लास्ट क्वार्टर के NPA से कंपेयर करूं तो लास्ट क्वार्टर येस बैंक का NPA था 1.86% और इस क्वार्टर बढ़ के हो गया 2.91%। सो दोस्तों एक्चुअल में येस बैंक का NPA बड़ा है पहले से, जो एक नेगेटिव पॉइंट है येस बैंक के बारे में। ये फंडामेंटल डिस्कशन और न्यूज़ डिस्कशन के बाद अब हमें डिसाइड करना है कि हमें बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। सो दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनफ होता है डिसाइड करने के लिए? बट नहीं, जो कंपनीज अपने पीक लेवल से 50 या 60% नीचे आ जाती हैं उनमें हमें कुछ और खास बातों का भी ध्यान देना चाहिए डिसाइड करते टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान देना चाहिए ऐसी कंपनीज में खासकर कि आपको क्या करना है। एक कंपनी के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला उसका बिजनेस ऑपरेशंस, दूसरा उसके कस्टमर्स। एक बात का हमेशा ध्यान दें, अगर कंपनी का शेयर अपने लेवल से 50 या 60% नीचे भी है, अगर उसके बिजनेस ऑपरेशंस और कस्टमर्स दोनों खुश हैं, दोनों ठीक ठाक अपनी सर्विसेज ले पा रहे हैं, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इस बात का खास ध्यान दें, अगर उनके बिजनेस ऑपरेशंस में दिक्कत है, कस्टमर्स अपनी सर्विस नहीं ले पा रहे हैं कंपनी से, तो आपको उस कंपनी को डायरेक्टली अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्पाइसजेट का। स्पाइसजेट एक टाइम पे 80 रुपये पे ट्रेड करता था, बट उस कंपनी में कुछ इश्यूज आए, उस कंपनी में कुछ दिक्कतें आई, उसका शेयर ऑलमोस्ट 20 रुपये पे आ गया। और लेकिन उस केस में उनका बिजनेस ऑपरेशंस फिर भी सही चल रहा था और कस्टमर्स को फ्लाइट लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और जिस लोगों ने उस कंपनी में ट्रस्ट रखा, उस टाइम पे और इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने अच्छे रिटर्न्स बनाए, क्योंकि वो शेयर प्राइस 20 से बढ़ के ऑलमोस्ट 140 तक वापस आ गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन का। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर एक टाइम पे 750 पे ट्रेड करता था, वो नीचे आया 200 रुपये के लेवल पे, तो इन्वेस्टर्स ने और इन्वेस्ट किया कि ये शेयर ऊपर जाएगा। बट उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में दिक्कत आई, कस्टमर्स को सर्विस लेने में दिक्कत आई, और वो शेयर आज 2 रुपये से भी कम पे ट्रेड करता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसका ऑपरेशन सही से चल रहा है, कस्टमर्स को दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप इन्वेस्टेड रहें। और अगर मैं इस बात को येस बैंक के साथ जोड़ के देखूं तो येस बैंक का ऑपरेशन अभी नॉर्मली सही चलता है। मैं आज भी बैंक में जाता हूं तो पैसे डिपॉजिट कर पाता हूं, पैसे निकाल पाता हूं, मेरा क्रेडिट कार्ड सही से काम करता है, सब ऑपरेशन अभी तक नॉर्मल हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बाय या सेल करने के लिए एडवाइस नहीं किया, बट ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपनी रिसर्च करें, फिर डिसाइड करें कि आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आने वाली वीडियोस में कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं।